क्लास ट्वेल्थ के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन को मैनेज करना कितना डिफ़िकल्ट रहा या फिर क्या स्ट्रैटेजी रही बेसिकली? बेसिकली अगर ढंग से स्ट्रैटेजी फॉलो ना करो तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहो, जैसे 11th के बाद 12th की प्रिपरेशन के टाइम पे भी अपना 11th का भी साथ लेकर चलो और 12th का भी साथ है, मतलब दोनों जगह बराबर ध्यान दो तो फिर वो ठीक हो जाता है। डीमोटिवेशन बहुत बार होता है, अप्स एंड डाउन्स बहुत बार आते हैं, है ना। कभी ऐसा होता है कि हमने किसी पेपर के लिए, फॉर एग्जांपल मान लो कि स्कूल में ही हाफ ईयरली हो रहा है और प्री बोर्ड्स आपके बहुत सारे हुए होंगे बिफोर बोर्ड्स, तो और साथ के साथ नीट के भी टेस्ट आप लगा रहे होंगे, तो ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आपने पढ़ाई बहुत ज़्यादा करी होगी लेकिन स्कोर उतना आपके एक्सपेक्टेशन के अराउंड नहीं आया होगा। तो रोल सबसे ज़्यादा इसकी मम्मी का, एक्चुअली बच्चे देखो टैलेंटेड बच्चे पे होता है, बच्चा नहीं पढ़ेगा तो मम्मी पापा कितना ही प्रेस कर लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग टीच कराते हो, आप बच्चों को पढ़ाते हो आपके चैनल के माध्यम से, बट बच्चा पढ़ता है थोड़ी देर में जाके मैडम ने क्या बोला छोड़ो, वो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। हाय एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ बायोलॉजी एक्सपर्ट। अभी कुछ दिन पहले आपके बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, क्लास 10th के रिज़ल्ट आए, क्लास 12th के रिज़ल्ट आए और बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी। अब सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दी टॉपर्स और उन बच्चों को भी बहुत सारा प्यार जिनका उतना एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया बट उन्होंने मेहनत बहुत ज़्यादा करी है। सो गाइज़, आज हमारे पास ऐसी ही एक टॉपर है जिन्होंने अपने क्लास 12th के बोर्ड में 95.2% लेके आए हैं, जिसमें फ़िज़िक्स का पेपर इतना टफ आया फिर भी उस बच्चे के 90 मार्क्स फ़िज़िक्स में स्कोर करे हैं, केमिस्ट्री में 95 है एंड बायोलॉजी में भी 95 है। उस टॉपर का नाम है प्राची। सो वी हैव प्राची विद अस। हाय प्राची, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा। सो प्राची, बेसिकली इस पूरे पॉडकास्ट का हमारा जो क्राइटेरिया है, एम है, टारगेट है, वो ये है कि आपके आने वाले बहुत सारे जूनियर्स हैं जो इस साल क्लास 12th में आए होंगे, और जब हम लोग बायो लेते हैं विद क्लास 12 तो हमारे साथ एक सपना जुड़ के आता है, वो है डॉक्टर बनने का। सो मेरे को, जैसे कि हमारी बात हुई है, सो आई नो कि आप भी अपने नीट की प्रिपरेशन विद योर क्लास 12th कर रही थी। सो आप मुझे बताइए कि यार क्लास 12th के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन को मैनेज करना कितना डिफ़िकल्ट रहा या फिर क्या स्ट्रैटेजी रही बेसिकली? बेसिकली अगर ढंग से स्ट्रैटेजी फॉलो ना करो तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहो, जैसे 11th के बाद 12th की प्रिपरेशन के टाइम पे भी अपना 11th का भी साथ लेकर चलो और 12th का भी साथ है, मतलब दोनों जगह बराबर ध्यान दो तो फिर वो ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। हाँ। ठीक है। सो फिज़िक्स का पेपर, जैसे कि मैंने आपको बोला, बहुत ज़्यादा टफ आया था। हमने सुना, अभी काफ़ी बच्चों ने बोला था कि पेपर अचानक से उसका लेवल काफ़ी बढ़ा दिया गया, और सेम आपके नीट 2025 में हुआ कि फिज़िक्स का लेवल काफ़ी टफ आया। जेईई मेंस तक के लेवल के एग्ज़ाम में के जो क्वेश्चन आते हैं वैसे क्वेश्चंस आपके फिज़िक्स के पेपर में आए। तो हाउ डिड यू मैनेज फिज़िक्स? मतलब फिज़िक्स फेवरेट सब्जेक्ट है या फिर हर बायो वाले बच्चे की तरह फिज़िक्स से थोड़ा डर लगता है? मैम, शुरू में फ़िज़िक्स मेरा फेवरेट ही था, लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा नीट पास आता गया ना तो उसके कंसेप्ट दिमाग से निकलने लगे तो लगता था कि हाँ थोड़ा मुश्किल है, बट वो ना सबसे अच्छा ना सबसे बुरा, मतलब एवरेज वाला था फ़िज़िक्स। तो मुझे लगा नहीं था कि जैसे जब बोर्ड का पेपर दिया फ़िज़िक्स का और नीट वाला भी कि मेरे ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे फ़िज़िक्स में, तो लग ही नहीं रहा था कि इतने मार्क्स आ जाएंगे, बट वो आ गए मार्क्स। मार्क्स आ गए, है ना। ओके, सो यार मेरा एक और क्वेश्चन था कि यार जब हम लोग किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, और यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली बोर्ड एग्ज़ाम की बात करूँगी, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास 12th में जो साल भर पढ़ते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बस बोर्ड एग्ज़ाम के पहले कुछ महीना, 1 महीना पहले जब उनका पहला बोर्ड डेटशीट आती है तब से पढ़ना शुरू करते हैं। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? आप कौन से वाले क्राइटेरिया में फिट होते हो? मैं पूरे साल पढ़ती थी। पूरे साल हाँ। पढ़ती थी, ठीक है। तो आपने किस तरह से, मतलब आपका, अगर मैं जानना चाहूँ कि आपका रूटीन क्या रहा था? जैसे स्कूल जाते होंगे, उसके बाद आई गेस कोचिंग्स भी होती होंगी, उसके बाद सेल्फ स्टडी का कितना टाइम मिलता था? क्योंकि जब भी प्रिपरेशन की बात होती है तो सेल्फ स्टडी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। तुम्हें टीचर पढ़ा देगा, तुम्हें टीचर होमवर्क दे देगा, लेकिन जब तक तुम खुद नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। तो क्या क्राइटेरिया रहा पूरा? तो बेसिकली ना सुबह मेरा स्कूल होता था, देन उसके बाद स्कूल से तुरंत आके फिर कोचिंग क्लासेस जाना, तो मैं वहाँ से 8 साढ़े 8 बजे के करीब घर आती थी।
फिर पढ़ने बैठो उस टाइम तक 10 बज जाते थे अप्रॉक्स। फिर वही मैं 10 से 1 बजे तक अप्रॉक्स इतना पढ़ती थी। देन फिर नेक्स्ट डे स्कूल। तो सेल्फ स्टडी रोज़ तो उतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन जैसे वेडनेसडे, सैटरडे और संडे मेरा कोचिंग का ऑफ होता था, तो फिर उस टाइम में वो जितना भी रहता था वो सारा कवर कर लेती थी और उस टाइप से। अच्छा, तो मतलब काफी स्ट्रैटेजिकली चले कि यार जिस दिन छुट्टी है तो हाँ, छुट्टी उस वाले दिन सिर्फ खेलना नहीं है, मौज मस्ती नहीं काटनी है हमें। मैं तो खेला ही नहीं है। मतलब मैं वैसे बोल रही हूँ कि मौज मस्ती नहीं काटनी, हमें थोड़ा डिवाइड करके रखना हाँ। चाहिए, है ना। अब जब हम लोग किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो यार डीमोटिवेशन बहुत बार होता है, अप्स एंड डाउन्स बहुत बार आते हैं, है ना। कभी ऐसा होता है कि हमने किसी पेपर के लिए, फॉर एग्जांपल मान लो कि स्कूल में ही हाफ ईयरली हो रहा है और प्री बोर्ड्स आपके बहुत सारे हुए होंगे बिफोर बोर्ड्स, तो और साथ के साथ नीट के भी टेस्ट आप लगा रहे होंगे, तो ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आपने पढ़ाई बहुत ज़्यादा करी होगी लेकिन स्कोर उतना आपके एक्सपेक्टेशन के अराउंड नहीं आया होगा। तो ये वाला जो क्योंकि बहुत सारा बच्चा प्रिपेयर करना इसलिए कम कर देता है क्योंकि वो डीमोटिवेट हो जाता है। तो आपने अपने आप को किस तरह से टैकल करा फॉर दिस डीमोटिवेशन वाला चीज़? मैम वो तो होता ही था, लाइक जैसे हर टेस्ट के बाद ये पता चलता था ना कि जो चीज़ आती थी वो भी गलत करके आए, तो ज़्यादा लगता था कि ये तो आता था बट ये भी गलत हो गया। तो फिर उसके बाद थोड़ा बहुत तो लगता था, लेकिन फिर पेरेंट्स वगैरह तो फिर वो लोग समझाते थे कि अच्छे से और करना है, इन्हीं गलतियों को एनालाइज करो, तो फिर उन पे वर्कआउट करके फिर वो हो जाता था ठीक, वो हो जाता हाँ। है। अब दूसरा जो सबसे बड़ा हर्डल आता है प्रिपरेशन में, दैट इज़ और खासकर फॉर योर जनरेशन जिसके पास बहुत सारे सोशल मीडियाज़ हैं, है ना। यूट्यूब भी कभी कभी हम लोग, क्योंकि यूट्यूब पे आपने लेक्चर्स लिए हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि लेक्चर्स बोर कर रहे हैं तो हम लोग शॉर्ट्स वाले सेक्शन पे शिफ्ट हो जाते हैं और फिर वो शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहते हैं, 1-1.5 घंटा इसी में निकल जाता है। तो इस तरह की डिस्ट्रैक्शन से कैसे टैकल किया? क्योंकि ये सबसे बड़ा, मतलब सोचो ना कि एक एस्पिरेंट है उसका 1.5 घंटा ऐसे ही निकल गया, तो इसको कैसे टैकल किया आपने? मैम मेरा पढ़ाई के टाइम पे तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था कि अगर मैं लेक्चर ले रही हूँ तो मेरा ध्यान उसी पे रहता था, क्योंकि लेक्चर के साथ साथ ना जैसे साथ साथ लिखना है वगैरह, तो फिर उसमें ध्यान ज़्यादा रहता था, तो फिर उतना डिस्ट्रैक्ट होती नहीं थी मैं पढ़ाई के टाइम। और बाकी टाइम जब थोड़ा बहुत इधर उधर, थोड़ा बहुत टीवी एंड ऑल, वो तो चलो हाँ ज़रूरी भी होता है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगी कि हमारे जब भी हम लोग किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो एक हमारे पीछे ना स्ट्रेंथ होती है, एक बैकबोन होती है, और वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, है ना। जैसे कि मुझे याद है व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, तो मम्मी हमेशा ऐसे, अगर मैं रात को 2 बजे तक भी पढ़ रही हूँ तो मम्मी हमेशा जगी रहती थी कि कुछ चाहिए तो नहीं, पानी वानी खुद ही बॉटल फिल करके रख देती थी। तो पेरेंट्स का क्या रोल रहा? पेरेंट्स का मेरे में तो काफ़ी सारा था। जैसे मुझे कभी भी कोई रिसोर्स मटेरियल चाहिए होता था तो फिर ऐसा नहीं कि मेरे को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था, वो तुरंत मिल जाता था। तो फिर पढ़ाई के, और जैसे अगर कभी कभी जैसे मैं थोड़ा पढ़ने में आलस कर रही हूँ तो फिर उस वजह से पुश भी मिल जाता था, मम्मी पूरा दिन ही जब बोलती थी कि पढ़ने को, तो फिर पेरेंट्स का तो काफ़ी था, काफ़ी सपोर्ट रहा, ठीक है। और घर में कौन कौन है? पापा, मम्मी, छोटा भाई और छोटी बहन। छोटा भाई और छोटी बहन, हाँ। तो आप सबसे बड़ी हो? हाँ। ओके, तो छोटा भाई और छोटी बहन को अभी कौन कौन से क्लास में है? भाई मेरा 4th में और बहन 9th में। बहन 9th में, तो अभी उसका 10th वाला टाइम आ गया, तो वो भी आपकी तरह आगे बायो लेना चाह रही है या फिर इंजीनियरिंग? मैम अभी उसका मतलब इतना कुछ अभी पता है नहीं, क्योंकि मेरा भी जब 10th शुरू हुआ था ना, तो 10th जब मेरा बोर्ड्स हो गए थे उसके बाद मैंने डिसाइड किया था मेरे को मैथ्स लेनी है या फिर मेरे को बायो, क्योंकि मेरे को शुरू से मैथ्स लेनी थी, लेकिन फिर मैंने बाद में बायो पे स्विच कर दिया। ये अचानक वाला स्विच कैसे आया? मतलब मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी, तो मेरे को मैथ्स फेवरेट थी, मतलब साइंस से ज़्यादा मैथ्स ही पसंद थी मेरे को, तो लेना तो मेरे को PCM ही था। लेकिन फिर जब रिज़ल्ट प्री बोर्ड्स के बेसिस पे स्कूल में वो देते हैं ना सब्जेक्ट, तो तब मैंने PCM ली थी। लेकिन फिर रिज़ल्ट आने से पहले जब वेकेशंस में मैं अपनी नानी के घर गई थी, तो वहाँ पे ना लाइक सब ऐसे ट्रीट करते हैं ना कि PCM हर कोई ले लेता है, बनना है तो डॉक्टर बनो, डॉक्टर की अलग ही वैल्यू है, इंजीनियर्स की कोई वैल्यू नहीं ऐसा वहाँ पे बोला गया था। तो फिर पता नहीं, थोड़ा बहुत सुन के फिर मैंने बायो की बुक भी देखी कि कैसा है एंड ऑल, तो ठीक लगा मेरे को, तो मैंने कहा ले लो। जब बीच में मैंने PCMB भी लिया था, अच्छा, बट वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो मैंने मैथ्स हटा दिया।
हाँ, पीसीएमबी वाले बच्चे थोड़ा सा अलग ही प्राणी होते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मैथ्स और बायो दोनों एक साथ हैंडल करना इज अ टफ जॉब टू डू, हाँ। है ना, क्योंकि मतलब वही बात हो गई कि दो नाव पे पैर उसके रख साथ रखा है। केमिस्ट्री भी। उसके साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री भी, करेक्ट। सो यार अभी ये वाला जो वीडियो है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देखेंगे, है ना, स्पेशली वो बच्चे देखेंगे जो इस साल नीट दे रहे होंगे, 2026 की तैयारी कर रहे होंगे, है ना, और वो बच्चे जो अभी 12th में आए होंगे और वो अपनी नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आपका अभी आपने इस साल पेपर दिया था, क्या स्कोर रहा उसमें? 490 के अराउंड, अभी आंसर की से मिला के। हाँ, ओके, सो 490 इज़ अ गुड स्कोर, क्योंकि आपने 12th के साथ प्रिपेयर करा और साथ के साथ इस बार पेपर काफ़ी टफ था, तो एवरेज स्कोर ही इस बार बच्चों का जो बन रहा है वो 540 के अराउंड बन रहा है, तो 490 इज़ अ गुड स्कोर, है ना। तो ये जो आपने बैलेंस करा है ना, बोर्ड्स को और नीट को दोनों को साथ में, ये वाला बैलेंस का कैसे पूरा स्ट्रैटेजी चली थी? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि बोर्ड्स के साथ नीट की तैयारी कैसे करें, क्योंकि दोनों का लेवल इज डिफरेंट, दोनों के क्वेश्चन के तरीके डिफरेंट है। एक में हमें सब्जेक्टिव पढ़ना है, एक में हमें ऑब्जेक्टिव, पूरा ऑब्जेक्टिव, और 720 मार्क्स का पेपर आता है, 180 क्वेश्चन इन 180 मिनट्स। तो इसको किस तरह से टैकल किया था? तो मैम फर्स्टली तो जो बोर्ड और नीट वाला आपने पूछा, तो उसके अंदर तो जैसे मैं जब जनवरी तक तो जो मैं पढ़ती थी ना, वो बेसिकली नीट के हिसाब से ही पढ़ती थी, कि चैप्टर कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज वगैरह कर लिए। फिर जब बोर्ड्स आए ना, तो बेसिकली बोर्ड्स के अंदर कंसेप्ट तो वही लगने होते हैं, सिर्फ डेरिवेशन और वो एक्स्ट्रा, तो बोर्ड्स के टाइम सिर्फ उस चीज़ पे ध्यान दिया। और जब बोर्ड्स खत्म हुए तो बेसिकली 12th तो पूरी हो ही गई थी पीसीबी की, तो उसके बाद मेनली 11th बची थी, फिर 11th पे फोकस करना और साथ साथ 12th के क्वेश्चन एंड ऑल। अच्छा, ठीक है, तो मतलब आपने जनवरी तक नीट की तैयारी, हाँ। नीट के तरह पढ़ा था, और उसके बाद फिर बोर्ड्स पे जनवरी से ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि फरवरी में हमारे बोर्ड शुरू भी हो गए थे, और उसके बाद फिर आपने 11th पे ध्यान दिया, क्योंकि 11th को रिवाइज करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो यार जब आपने नीट की तैयारी आप कर रहे होंगे, स्पेसिफिकली मैं अपने नीट वाले बच्चों को ये बोलना चाहूँगी, जब हम लोग नीट की तैयारी करते हैं, हम लोग के लिए एक बहुत बेसिक फंडा होता है कि हमें ना बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाने होते हैं। तो प्राची ने कितने मॉक टेस्ट लगाए? मैंने काफ़ी लगाए थे, मतलब क्योंकि मैंने ना जैसे मैं एक तो कोचिंग के टेस्ट, उसके बाद मैंने 2-3 जगह के और टेस्ट ले रखे थे। तो फिर कभी इसका मन नहीं किया तो दूसरे का, मतलब डेली 1 से 2 टेस्ट तो लगाती थी मिनिमम, एक तो, क्योंकि फिर उसको एनालाइज करना और वो जो टॉपिक वीक है उसको रिवाइज करना, उसके क्वेश्चंस दोबारा करना। मिनिमम 1 टेस्ट तो डेली लगाया ये पूरे अप्रैल और आई गेस मार्च के भी लास्ट के 5-7 दिनों में। ओके, सो बहुत सारे, मतलब ऐसा होता है कि जब हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं तो एक सही तरीका होता है मॉक टेस्ट देने का, कि हम लोग वही 3 घंटे की विंडो ले रहे हैं कोई भी मॉक टेस्ट सॉल्व करने के लिए, कि हमें 3 घंटे में हम कितना स्पीड से टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं और कितना एक्यूरेट सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद हमें एनालाइज करना होता है। तो जब आप मॉक टेस्ट दे रही थी तो ये 3 घंटे की विंडो आई नो आपने फॉलो करी होगी, और किस तरह की गलतियां हो रही थी? मतलब जब आप क्योंकि हम लोग जब पेपर देते हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग अपने मार्क्स लगाते हैं कि यार इतने मार्क्स, और कभी कभी फिर जब हम लोग का रिजल्ट आता है वो रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट आ जाता है। तो किस तरह की गलतियां, जब आपने एनालिसिस करी होगी यार, आप किस तरह की गलतियां कर रहे थे? तो मैम शुरू में तो ना मेरा मोस्टली मेरा 11th की चीज़ों में गड़बड़ होता था, 12th का मेरा अच्छा मार्क्स आ जाते थे, फिर 11th की में भी वो जो इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन मेरे कंसेप्ट थोड़े वीक है, तो उस चीज़ में गड़बड़ होता था मेरा। लेकिन फिर उन चीज़ों को एनालाइज किया, फिर वो तो ठीक होने लगी। फिर उसके बाद सिली मिस्टेक्स वाली चीज़, कि बायो के अंदर तो स्पेशली इसकी जगह वो पढ़ लिया, नॉट पढ़ाई नहीं। तो और जैसे कई बार पेपर के अंदर ना आधा क्वेश्चन यहाँ होता है और आधा क्वेश्चन टॉप पे होता है, तो यहाँ के ऑप्शंस देख के मार्क कर दिया, ऊपर का देखा ही नहीं, तो उस वजह से OMR में गड़बड़ हो जाती थी। बेसिकली सिली मिस्टेक यही सब पढ़ानी और ढंग से। और इस बार अगर हम लोग बायोलॉजी का पेपर देखें तो जैसे कि आपने बोला आधा क्वेश्चन यहाँ, हाँ, 4 ऑप्शन यहाँ और 4 ऑप्शन वहाँ सेम क्वेश्चन में। तो इस बार मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमारे बायोलॉजी में आए थे वो लेंदी क्वेश्चंस थे। उसमें पहले 5 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट दे रखी थी, फिर नीचे ऑप्शंस दे रखे थे कि अब आपको टिक करना है। तो आई नो बहुत सारे बच्चों ने वो वाली गलती करी होगी कि 4 स्टेटमेंट में से उन्हीं में से ऑप्शन चूज कर लिया होगा, नीचे वाले ऑप्शन देखने भूल गए होंगे। अब
जब मैं सिली मिस्टेक्स की बात करती हूँ, देखो कंसेप्चुअल मिस्टेक तो ऐसी होती है, हम लोग एनालाइज करते हैं, हम लोग उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं और फिर वो हमारा ठीक हो जाता है ना, विद टाइम वो धीरे धीरे ठीक होता रहता है। लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट सिली मिस्टेक्स, तो सिली मिस्टेक्स कैसे टैकल किया, क्योंकि इसको टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैक्सिमम बच्चे बहुत ज़्यादा इसी में गड़बड़ करते हैं, आते हुए क्वेश्चंस गलत करके आते हैं। तो जैसे ना एक बार मैंने एक टेस्ट दिया था, उसके अंदर मेरे मार्क्स आए 575, लेकिन फिर जब मैंने चेक किया ना कि मैंने कहाँ सिली मिस्टेक्स किया है, तो उनको अगर मैं उनको सही करती ना तो मेरे 650 के अराउंड मार्क्स आ जाते। फिर मैंने देखा कि गड़बड़ कहाँ हुआ है, तो वो उसमें काफ़ी चीज़ों में फ़िज़िक्स में गड़बड़ हुई। जैसे कि उसमें क्या होता है फ़िज़िक्स के अंदर, तो जो आपको गिवन है डायरेक्ट फिर उसको फॉर्मूला में लगा के, अब कहीं हॉरिजॉन्टल की जगह से वर्टिकल एंगल दिया है तो वो पढ़ना भूल गए। तो फिर उसमें मेरे को पता चला कि मैं क्वेश्चन ढंग से पढ़ती ही नहीं थी, मतलब फ़िज़िक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि बायो के अंदर तो पढ़ना ही पड़ेगा क्वेश्चन को फिर धीरे धीरे ढंग से पूरा पढ़ना, उसको क्वेश्चन को टाइम देना कि क्वेश्चन बोल के आ रहा है, फिर वैसे करके फिर थोड़ा थोड़ा कम हुआ मेरा। तो मैं अपने सारे नीट एस्पिरेंट से बोल रही हूँ कि प्राची ने जो गलतियाँ करी है, प्राची ने उसके साथ सीख लिया और वो शायद आगे आने वाले, अगर वो नीट 2026 देंगी, जो कि मेरे ख्याल से उनको देना चाहिए, है ना, तो वो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखेंगी। लेकिन जो अभी बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हैं कि यार ज़रूरी नहीं है हम लोग दूसरों की गलतियों से, मतलब अपनी गलतियाँ करें, खुद पैर पे कुल्हाड़ी मारे फिर सीखे, इट्स बेटर कि हम लोग दूसरों की मिस्टेक से सीख लें। तो ये बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो एक एस्पिरेंट करता है ड्यूरिंग मॉक सॉल्व करने के टाइम पे। अब यार मेरा ना एक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम लोग पेपर देने जाते हैं, चाहे हम लोग बोर्ड्स का पेपर देने जा रहे हों, चाहे हम लोग नीट का पेपर देने जा रहे हो, उससे जो एक हफ्ता पहले वाला टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड होता है टाइम ऑफ नर्वसनेस, है ना। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें नहीं पता होता कि हमें ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ, है ना। तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है कि यार मैं सब कुछ भूल गया हूँ, लेकिन हमें आता होता है। बट इस चीज़ को वो मैं हमेशा अपनी क्लास में भी कहती हूँ कि अपने डर को ओवर पावर करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर डर ने ओवर पावर कर दिया तो तुम्हारा सारा आता हुआ भी खराब हो जाएगा। हाँ, है ना। तो तुमने इस चीज़ को कैसे टैकल किया? मेरा जो लास्ट का एक हफ्ता उसमें वही, जैसे आपने कहा कि थोड़ा बहुत लगता है ना कि पढ़ने का नहीं, मेरे को ऐसा कभी कभी बीच में तो होता था कि ये नहीं आता, वो नहीं आता, और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मैं पढ़ने बैठती थी ना बायो, तो ये चीज़ भी पढ़ी हुई, ये भी आता है, फिर क्या ही पढ़ना बार बार, तो वो थोड़ा बहुत बीच में ऐसा भी लगता था। लेकिन फिर मैं वही क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके बैठ जाती थी, ताकि उस पर चीज़ पे ध्यान ही ना जाए, जहाँ पे ध्यान नहीं लगाना कि आता है नहीं आता है, तो फिर क्वेश्चन करती तो क्वेश्चन हो जाती, तो मतलब ठीक है मेरे को आता है, तो फिर जो नहीं आता उस पर ध्यान दो बेसिकली। ओके, सो अब इसके अलावा ये तो बात होगी पेपर से पहले। अब जब पेपर देने बैठते हैं हम लोग, वो स्टार्टिंग के 5-10 मिनट हम लोग काफ़ी, जब तक हम लोग पेपर सॉल्व करना नहीं शुरू करते तब तक वो नर्वसनेस रहती है। और इस बार का जो बोर्ड्स का फिज़िक्स का पेपर आया, क्योंकि इट वाज टफ पेपर, तो उस समय क्या माइंडसेट रहा, क्योंकि आपने काफ़ी अच्छा स्कोर करा है फिज़िक्स में भी, यू हैव स्कोर्ड 90 मार्क्स, तो उस समय पर्टिकुलरली क्या माइंडसेट रहा आपका पेपर के दौरान, जब आपने देख लिया यार पेपर थोड़ा सा अटपटा आया है ना, तो उस टाइम के दौरान क्या माइंडसेट था? मैंने सबसे पहले बायो करना शुरू किया ना, तो बायो के अंदर तो ठीक है, मॉक में भी कभी कभार लेंथी क्वेश्चन, तो मैंने सोचा कि ठीक है बायो के अंदर आ रहे होंगे, बट बायो हो गई थी मुझसे काफ़ी सारी, तो फिर मैंने केमिस्ट्री किया, केमिस्ट्री भी लाइक ठीक था, मॉडरेट था। मैंने फिजिक्स किया, पहला क्वेश्चन देखते ये तो आता ही नहीं, पता नहीं क्या है, मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया वहीं पे। बट फिर धीरे धीरे किया, मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा फिजिक्स के अंदर, फिर मैंने वो किया ना कि जो ये मेरे को आते हैं बस वही वाले किए। फिर मैंने सोचा कि नहीं अब तो नहीं होगा मेरे से फिज़िक्स का मतलब लगा नहीं था ना कि हो जाएगा, मेरे को लग रहा था कि सिर्फ मेरे लिए टफ है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मेरा हो सकता है फिज़िक्स में कंसेप्ट वीक हो और कि सिर्फ पेपर मेरे लिए टफ है, लेकिन बाद में जब बाहर आई तो देखा कि सभी के लिए टफ था, पेपर ही टफ था, तो थोड़ा लगा कि हाँ मतलब ठीक है। तो ये तो बात होगी कि नीट एग्ज़ाम की आपने इस तरह से, तो आपको एवरेज इस बार, जैसे हम लोग कहते हैं बायो को सॉल्व करने के लिए हमें 40 मिनट्स मतलब मैक्स हम लोग लगा सकते हैं बायोलॉजी में, इस बार कितना टाइम लगा आपको? मुझे एग्जैक्ट 1 आवर लगा, OMR फिल करके बायो की, और केमिस्ट्री में भी एग्जैक्ट 1 आवर, और फिर फिजिक्स के लिए सिर्फ 1 घंटा हाँ बचा। लेकिन फिर फिजिक्स के अंदर
फिज़िक्स के अंदर ना जैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, तो जैसे मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए ना, तो देखा सिर्फ 20 ही मिनट बचे हैं। उस टाइम पे पैनिक होना थोड़ा शुरू हुआ। फिर तो वैसे भी क्वेश्चन समझ आ नहीं रहे थे, एक तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन थे, तो फिर जो आ रहे थे फिर वो किए। फिर पहले मैंने OMR भरी फिज़िक्स के अंदर कि कहीं ये भी ना रह जाए जो किया है, तो वो थोड़ा फिज़िक्स के टाइम पे पैनिक हो गया था, बाकी Okay. तो ठीक था। तो स्पेसिफिकली अब मैं आप बायो की बोर्ड एग्ज़ाम की बात करूँगी, क्योंकि मैंने आपको बायो पढ़ाई है। सो मेरा एक क्वेश्चन है यार, हमारा जब हम लोग बायो अटेम्प्ट करते हैं ना, तो वहाँ पर हमें ऐसा होता है कि इस बार बायो का पेपर वॉज लेंदी, थोड़ा सा वो लेंदी आया था बोर्ड्स के टाइम पे भी, है ना। मतलब पूरा CBSE वाला पैटर्न NTA ने फॉलो करा है इस बार नीट के लिए भी। तो जब बायो का पेपर थोड़ा लेंदी आया, बायो में ऐसा होता है कि हमें पता होना चाहिए कि कहाँ फ्लो चार्ट का यूज़ करना है, कहाँ पर हमें किस तरह से आंसर फ्रेम करने हैं, कहाँ डायग्राम ज़रूरी है। तो बायो का पेपर अटेम्प्ट करने की एक सॉलिड सी ट्रिक अपने जूनियर्स को बता दो। ट्रिक तो बेसिकली बस ये थी कि जितना हो सके उतना पैराग्राफ्स को अवॉइड करो, क्योंकि अगर 2 मार्क के या 5 मार्क के किसी भी क्वेश्चन तुम पॉइंटर्स में लिखोगे तो ऑब्वियसली उसके नंबर तुम्हें मिल ही जाएंगे। पैराग्राफ्स में हो सकता है टीचर नंबर काट ले, लेकिन वो पॉइंटर्स में नहीं काट सकता। और जिस क्वेश्चन में पॉसिबल है उसके अंदर डायग्राम 100% बना दो। टाइम ना हो वो अलग बात है, लेकिन अगर टाइम हो तो जिस क्वेश्चन में डायग्राम पूछा भी ना हो उसके अंदर भी बना दो, ताकि अगर बाय चांस पॉइंटर्स में कुछ गड़बड़ हो तो वो डायग्राम के हिसाब से थोड़ा बहुत हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाए। हाँ ताकि टीचर को पता रहे ना कि हाँ इसको ये चीज़ आती है। तो भैया, और बाकी मैं तो वैसे शुरू कर, जैसे पहले MCQs कर ली, मैं तो नॉर्मली जैसे सीक्वेंस में होता है वैसे ही करते थे। ठीक है। सो एट द एंड मैं आपसे बस इतना पूछना चाहूँगी कि मतलब हमारे जो लिसनर्स अभी हमें सुन रहे हैं, उसमें आपको पता है हमारे 12th वाले बच्चे भी होंगे और जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे वो वाले बच्चे भी होंगे, तो उनके लिए कोई 2 ऐसी चीज़ जो आप हमेशा अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर ध्यान देती हैं, ध्यान रखती हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ें बता दीजिए। बेसिक फर्स्ट थिंग तो ये कि शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए जो मैंने नहीं बनाए, स्पेशली केमिस्ट्री में। मैंने फिज़िक्स में बनाए थे फार्मूला शीट, लेकिन केमिस्ट्री मैंने नहीं बनाए, तो वो एक्चुअली बहुत बड़ी गड़बड़ थी कि मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि मेरा बेसिकली इनऑर्गेनिक के अंदर ही नहीं होता था। बाकी ऑर्गेनिक अच्छे से हो जाती है, फिजिकल अच्छे से हो जाती है, और इनऑर्गेनिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है। फिर मैंने देखे भी ना काफ़ी लोगों के शॉर्ट नोट, लेकिन कुछ ना कुछ पॉइंट मिस रहता ही था। तो वही है कि शॉर्ट नोट ज़्यादा से ज़्यादा कि शॉर्ट नोट्स अच्छे से बनाओ, और PYQs भी करने प्रैक्टिस। और अब तो वो भी है कि जितना आता है उससे ज़्यादा भी पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ। और एक और चीज़ है कि चीज़ों को रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। अगर 2 अलग अलग चैप्टर है तो उनको 2 अलग अलग की तरह ट्रीट ही नहीं कर सकते, अब एक ही जैसा ट्रीट करना पड़ेगा। रिलेट करके क्वेश्चन भी आ सकता है। हाँ, क्योंकि इस बार काफ़ी सारे क्वेश्चन रिलेट करके आए हैं। सो गाइज, दिस वॉज प्राची, और आपने इनकी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सुनी, क्योंकि टीचर की बात तुम लोग सुनते नहीं हो, तो मैंने सोचा तुम्हारी क्लासमेट, तुम्हारे बैचमेट को बुला लूँ और उसकी बात तुम एटलीस्ट सुन लो, क्योंकि तुम उससे सबसे ज़्यादा, जैसे हम लोग क्वेश्चन रिलेट करके पढ़ना है, वैसे तुम अपने क्लासमेट से, बैचमेट से रिलेट करके समझ सको, इनकी गलतियों से सीख सको और आगे अपने बढ़ सको, है ना। सो थैंक यू सो मच प्राची फॉर कमिंग हियर, एंड बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि आपने इतना अच्छा स्कोर करा। आई होप आपका नीट भी इतना ही अच्छा जाए और आप इसी तरह से मेहनत करो। अब गाइज, वी हैव प्राची के पापा भी हमारे साथ है, तो कुछ बातें उनसे भी, अब प्राची ने अपनी पढ़ाई वाली साइड तो दिखा दी है, अब उसकी दूसरी वाली साइड उसके पापा से जानेंगे। सो गाइज, अब हमारे साथ है प्राची के पापा। हाय सर। हाय, हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सर, आप बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ सर, गंगाराम हॉस्पिटल। अच्छा, तो मतलब वही फील्ड फिर अब प्राची हाँ, डॉक्टर। मेडिकल। ठीक है। तो सर, आप जैसे कि हर पेरेंट का वो होता है कि मेरे बच्चे के इतने मार्क्स आए, है ना, और आई नो आप काफ़ी ज़्यादा इस समय प्राउड फील कर रहे होंगे, तो कैसा लगा, मतलब फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब प्राची का सबसे पहले तो मैं आप लोगों के चैनल को और आपके एम्प्लॉयज़ को, ऑल वर्कर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से बच्चा आज इस मुकाम पे पहुँचा कि हमको यहाँ पर आने का मौका मिला। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि मेरी बिटिया के इतने मार्क्स आने पर मैं तो खुशी हूँ, बट मुझे एक थोड़ी सी प्राउड भी फील हुआ कि एक नर्सिंग ऑफिसर एक बहुत बड़ी पोस्ट नहीं होती है इतनी, जस्ट है। और इसकी मम्मी के रोल की वजह से, आप लोगों की वजह से आज बच्चा इस मुकाम पर पहुंचा, तो खुशी तो जाहिर होती है श्योरली।
बिल्कुल सर। सर मेरे हिसाब से नर्सिंग ऑफिसर, जैसे आपने बोला, बहुत बड़ी पोस्ट नहीं होती, बट सर जो काम नर्सिंग ऑफिसर्स कर रहे हैं ना, जितना देखभाल करना या जो भी है ना, तो मेरे हिसाब से कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, एग्जैक्ट है ना। सो सर जब प्राची पढ़ रही होती है या फिर मतलब इसका जो शेड्यूल, जैसे कि एक होता है ना हमारे पेरेंट्स के दिमाग में कि हमें लगता है जैसे मेरी मम्मी है, जब मैं पढ़ती होती थी मेरी मम्मी को लगता था नहीं पढ़ रही है ना, पढ़ लिया कर, ये ऐसा वाला। तो प्राची को कितना ज़्यादा पुश आप लोग की तरफ से मिला, या फिर इसका पूरा शेड्यूल कैसे रहता था? देखो, सबसे पहले तो इसकी मम्मी को मैं प्रायोरिटी देता हूँ कि उसके माध्यम से ही इसको आज इस मुकाम तक पहुँची है, क्योंकि मैं तो मोस्टली ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, मोस्टली इतना टाइम ही नहीं था। बट इसकी मम्मी का रोल और इसके मामा, इसके नाना का रोल मानता हूँ कि उनकी वजह से ही ये MBBS की तरफ या नीट की तरफ रुख किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंजीनियरिंग का था, बट इसके नाना ने प्रेशर किया, इसकी मम्मी ने कहा नहीं नहीं नहीं, इंजीनियर बहुत होते हैं, आजकल ऐसा भी होता है कि इंजीनियरों को मतलब कम वैल्यू होती, आप डॉक्टर की तरफ जाओ। इसने मेरे से पूछा पापा क्या करना, मैंने कि मेरे दिल की तमन्ना तो यही है, बाकी बच्चे की पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो रोल सबसे ज़्यादा इसकी मम्मी का, एक्चुअली बच्चे देखो टैलेंटेड बच्चे पे होता है, बच्चा नहीं पढ़ेगा तो मम्मी पापा कितना ही प्रेस कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है। आप लोग टीच कराते हो, आप बच्चे को पढ़ाते हो आपके चैनल के माध्यम से, बट बच्चा पढ़ता है थोड़ी देर में जाके मैडम ने क्या बोला छोड़ो, वो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। माँ बाप का फर्ज इतना होता है कि टाइम टू टाइम बुक्स वगैरह अवेलेबल कराना, आज पापा मुझे चैनल के माध्यम से पढ़ना है, ये करना है, तो वो लोग हम कराते हैं। बट इसकी मम्मी का रोल ये रहता था कि रात को जैसे बच्चा थोड़ा आलस कर रही है, बेटा नहीं 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 अभी बाद में करना, आप पढ़ाई करो। तो ये सबसे ज़्यादा रोल रहा है। ओके सर। तो सर जैसे कि प्राची ने बताया कि वो काफ़ी स्टूडियस है, बट कुछ भी जो ऐसी कभी कभी शरारतें जो प्राची ने करी होगी वो भी हमें शरारत सर नहीं बताना चाह रहे हैं हमें। नहीं बताना नहीं, एक्चुअली मेरे तीनों बच्चे ही मुझे लगता है कि मैं नहीं कह सकता इसके इंटेलिजेंसी, बट ओवरऑल ठीक है। ओवरऑल ठीक है सर। तो सर अभी जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं और वो डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ा रोल होता है, मतलब एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, है ना, क्योंकि सोशल मीडिया है, इंटरनेट का एक्सेस है पूरे टाइम। तो डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारी किसी भी जर्नी में। हम लोग कुछ भी तैयारी कर रहे होते हैं और शायद मेरे टाइम पे इतना ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं था, है ना, तभी ये इंटरनेट हम लोग महीने का 1.5 GB जानते ही नहीं थे हाँ 1.5 GB वाला होता था और एक महीना वही 1.5 GB चलता था, चार्जेबल वाला था। हाँ। तो अब क्योंकि इंटरनेट का एक्सेस इतना है और डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बहुत सारी साइट्स हैं, तो मैं एज पेरेंट, जैसे आप पेरेंट है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए किसी बच्चे को क्या करना चाहिए? जैसे प्राची ने तो बोला कि वो पढ़ती थी तो उसका डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था, बाद में कभी टीवी देख लिया, कुछ कर लिया, बट ओवरऑल काफ़ी मैक्सिमम बच्चे हमारे डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। तो आपके हिसाब से ये जो डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कैसे किया जा सकता है? मैडम मेरे हिसाब से सबसे पहले तो बच्चे को एक शेड्यूल होना चाहिए, एग्जैक्ट अपन को कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे अपन को स्कूल का होमवर्क करना है क्या, या कितने बजे यूट्यूब से ये चीज़ें देखनी है। सबसे पहले तो ये होना। दूसरी, माँ बाप की भी प्रायोरिटी होना चाहिए कि बच्चा अपने किस लाइन में जा रहा है। बाई चांस आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहे हो, मुझे लगता है बच्चा अंदर पढ़ रहा है यूट्यूब से, पर मुझे पता नहीं ना बच्चा किस साइट को देख रहा है, क्योंकि आपको पता आजकल इतनी साइटें आ गई। तो एग्जैक्टली माँ बाप का भी रोल होता है कि वो अपने बच्चे पे थोड़ी नज़र रखे। बिल्कुल सर। और मैं सभी बच्चों से, और जो आने वाले अभी ये मेरे बच्चा है जो भी है, मैं सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि अपने माँ बाप को ज़रूर ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें। मीन्स ये नहीं कि अपने चैनल पे हो गया, पापा ने कहा बेटा यार थोड़ा मेरे वो काम करना, तो ये नहीं करना चाहिए कि नहीं 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 मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे को नहीं। अगर आप माँ बाप, फर्स्ट प्राइमरी एजुकेशन ही माँ बाप होती है, जब हमको पढ़ाया गया ये होता था। बट एक्चुअली क्या है कि बच्चे आज के टाइम में खुद इंटेलिजेंसी उनके अंदर है। तो मेरा सभी बच्चों से ये अनुरोध है कि आपका चैनल जो अड्डा 24 है या एनी आकाश इंस्टीट्यूट, एलन, कहीं से भी कोचिंग लो, उसको पढ़ो, पर पढ़ने के साथ साथ जब तक माइंड में अपने नहीं जाए वो चीज़ें बिल्कुल सर फिर काम की नहीं, कोई काम की नहीं। एग्जैक्टली सर।
तो सर जैसे कि अब तो प्राची मेडिकल की तरफ जाएगी और अभी उसका नीट का स्कोर भी काफ़ी अच्छा आया है, 490 मार्क्स। अभी इस हिसाब का जो पेपर आया था इस बार, अचानक से बहुत लेंदी पेपर आ गया, बहुत टफ पेपर आ गया। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में मतलब हर एक पेरेंट का एक रिफ्लेक्स होता है ना, कि जब प्राची ने आके बताया होगा कि पापा मेरा फिजिक्स इतना ही मैं करके आई हूँ, टफ आया था पेपर, तो बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो इस चीज़ को समझते हैं कि हाँ ओवरऑल टफ आया पेपर, तो मेरा बच्चा भी इतना नहीं स्कोर कर पाया। तो एक मैसेज फ्रॉम अ पेरेंट टू अदर पेरेंट्स, जो बाकी के पेरेंट्स देख रहे हैं जिन्होंने शायद अपने बच्चों की वो चीज़ नहीं समझी हो, तो आप उन पेरेंट्स से क्या बोलना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि बच्चे ने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बहुत अच्छा किया है। बच्चा अपन को जब अपनी 24 आवर्स अपने आंखों के सामने बच्चे ने अच्छी पढ़ाई की, जब पेपर पर ओवरऑल अगर लेंथी आया है, टफ आया है, तो बच्चे में का उसमें तो कोई वो नहीं है। तो ऐसे माँ बाप को अपने बच्चे को समझाना चाहिए, बेटा कोई बात नहीं, आपका अगर लगता है आपको 80 के करीब आने का चांस है, कोई बात नहीं, 80 आता, आप पास तो हो ना, फेल तो नहीं हो। इस तरीके से बच्चे को होपलेस नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली अभी इसके 490 बोलती है, अगर ये 400 भी आता तो भी मैं खुश था कि आपने 12th किया, 12th के साथ किया ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप ड्रॉप करो, नेक्स्ट करो, ट्राई करो। बिल्कुल सर। क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए आदमी को आगे की तरफ देखना है, पीछे नहीं देखना है। अगर पीछे देखोगे तो फिर गिरोगे आप। बिल्कुल सर। तो मेरा सभी माँ बाप या पेरेंट्स से ये अनुरोध है कि बच्चे को होपलेस नहीं करना, जितना आया ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जब तक हमारे पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट दिखाते हैं ना, हम उतना ही ज़्यादा ग्रो करते हैं। मैम सिंपैथी जरूरी है ना बच्चे के साथ। अगर आप बच्चे को होपलेस करोगे तो देखो, मुझे चैनल पे बोलना नहीं चाहिए, बट आजकल बच्चे पता नहीं किस किस लाइन में चल जाते हैं। बच्चे का ऐसे भी आप न्यूज़ में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि बच्चे को आपने प्रेस किया, बेटा इतने क्यों ना आया, तुम पढ़ाई नहीं करते हो, शरारत करते हो, ये तो बच्चा हो सकता है अपने से दूर हो जाए। तो मेरा अनुरोध यही है कि ऐसी नहीं, बच्चा अगर फेल भी हो जाता है तो भी टेंशन नहीं लेना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई करो। बिल्कुल सर, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जब भी हम लोग किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे या तो हम लोग उस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, अच्छा स्कोर कर लेते हैं, या तो हम उस पूरी तैयारी से कुछ सीख लेते हैं। कुछ फेल जैसा मेरे हिसाब से कोई वर्ड नहीं होता, क्योंकि मैंने भी नीट की तैयारी करी थी और मेरे स्कोर आए थे 484। मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला था, बट मैं आज जो हूँ, मतलब मेरे हिसाब से कि मैं बच्चों से इतना रिलेट कर पाती हूँ, शायद मैं इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि वो जर्नी जो इस समय बच्चा जी रहा है वो मैंने जी है। तो उस साल ने मुझे बहुत सिखाया है। तो बच्चे को और पेरेंट्स को आगे से समझना चाहिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि नहीं हुआ, लेकिन आपके बच्चे ने कुछ सीखा है ना। तो सर का मैसेज आई गेस बहुत सारे पेरेंट्स को क्लियर हुआ होगा कि आपको अपने बच्चे को होपलेस नहीं करना है। आप जितना अपने बच्चे पे ट्रस्ट दिखाएंगे, उतना ज़्यादा आपका बच्चा आगे ग्रो करेगा और आपको फ्रैंकली चीज़ें बता पाएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस समय पेरेंट और बच्चे का कनेक्ट होना, है ना, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप आएगी तो प्रॉब्लम होती है। ओके सर, इस समय हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं जो आपको अभी सुनेंगे जब ये पॉडकास्ट जाएगा, तो मैं आपसे बस इतना पूछना चाहती हूँ कि बीइंग अ पेरेंट, या फिर आप खुद नर्सिंग ऑफिसर हैं, आप वहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमें पता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं, है ना, हम लोग कितना 100% अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो एक मैसेज, एक लास्ट मैसेज हमारे लिसनर्स के लिए, उन बच्चों के लिए, कि आप क्या बोलना चाहेंगे कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, क्योंकि आप खुद मेडिकल फील्ड में हैं, आगे की लाइफ कैसी, क्योंकि आप डॉक्टर्स के साथ मिलते होंगे डेली, उनसे बात होती होगी, तो उनकी लाइफ कैसे, क्योंकि डॉक्टर की लाइफ जितना मुझे आइडिया है, क्योंकि मेरे घर में है, तो उनकी लाइफ ऐसी होती है कि बिल्कुल टाइम नहीं है उन लोगों के पास, और उनको अपनी पूरी लाइफ सेल्फलेसली किसी और के लिए, अपने पेशेंट्स के लिए समर्पित करनी पड़ती है। तो आपके तरफ से क्या मैसेज होगा? मेरी तरफ से ये मैसेज है कि मेडिकल लाइन पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, बट MBBS करने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत कुछ बन चुके हो। आप अगर 85 ईयर्स के हो गए, आपने DNV कर लिया, MCH कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो भी आप ये मत समझिएगा कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, क्योंकि मेडिकल लाइन कभी खत्म होने वाली लाइन नहीं है। दूसरी एग्जैक्ट क्या है कि मन में पेशेंट के प्रति, मेडिकल लाइन से संबंधित होता है पेशेंट रहता है, डॉक्टर्स और कंपाउंडर नर्स के भरोसे होता है। तो आपके मन में अगर श्रद्धा है उनके प्रति,
तो ही आपको मेडिकल लाइन चूज करने में फायदा है। एग्जैक्टली। और आप सोचते हैं कि नहीं मेरे को MBBS लग गया, डॉक्टर बन गया, मैं डॉक्टर हूँ, तो आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप ठीक है, आप पढ़ाई करो, अच्छा है, बहुत बढ़िया है कि घर वालों को भी खुशी होती है, परिवार को भी होती है, समाज को भी होती है कि आज इसका बेटा MBBS किया। बट MBBS करने के प्रति ध्यान, अभी ये नहीं कि अपन नीट कर लिया कि हो गया मेरा, आप आगे तक के अगर इस लाइन में जाने करते हो, बायोलॉजी, एनाटॉमी, सब कुछ आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो उसके लिए तो आप, मैं सभी पेरेंट्स से ये कहता हूँ, अगर बच्चे में थोड़ा काबिलियत लगता है, बच्चा आपका ठीक लगता है, तो आपको, वरना उस बच्चे को समझाओ बेटा आप ऐसा करो, आप पे नहीं है, आप किसी इंजीनियरिंग की तैयारी करो, आपको नहीं हो पा, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल भी चाहिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी चाहिए, इकोनॉमिक्स भी चाहिए, सब कुछ होना जरूरी है। तो सभी से ये है कि बच्चे को होपलेस नहीं करो, बच्चे को बिठाओ, बच्चे आप बताओ आपकी एग्जैक्ट, आज मेरा बच्चा जाता है नीट की तरफ, बच्चे का ध्यान ही नहीं है नीट में, अब मैं कहता हूँ नहीं तुमको करना ये नीट ही होगा, तो एग्जैक्ट वो गलत है मेरे लिए। बिल्कुल सर। सो आई गेस हमारे सारे लिसनर्स ने सर की बातें भी सुनी हैं और अब प्राची की बातें भी आपने सुनी हैं। आपको इस पूरी पॉडकास्ट से बहुत सारी चीज़ें समझ आई होगी और मैं चाहती हूँ कि आप जो चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हो इस समय, लेकिन आपको इस पॉडकास्ट से पता चली है, तो वो चीज़ें फॉलो करना शुरू करो। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि बेटा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग खुद गलती करें और फिर सीखें, हमें दूसरों की गलतियों से सीख लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जब हम लोग गलती कर लेते हैं तो वो हमें बहुत भारी पड़ जाती है। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जैसे अभी प्राची है, मेरी बिटिया, आज इसको सीखना चाहिए कि कितना टफ पेपर है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए जो नेक्स्ट नीट देंगे 26, तो उसमें देखना है कि आज इतना डिफिकल्ट हो सकता है, इससे 10% ज़्यादा डिफिकल्ट आएगा, तो आपको अभी से सभी बच्चों को उसी हिसाब से पढ़ाई करना चाहिए। सुन लिया ना, तो उसी हिसाब से हमें पढ़ाई करनी है और हमें क्वेश्चंस का लेवल भी वैसा ही रखना है, हमें अपनी नॉलेज का लेवल भी वैसा ही रखना है। हमें अभी NCERT तो पढ़नी ही है फॉर बायोलॉजी, लेकिन हमें थोड़ा सा उसके बाहर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि इस साल बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कहीं ना कहीं NCERT से डायरेक्टली नहीं पूछे गए थे। वो टर्म्स NCERT की थी बट लाइन्स वर नॉट फ्रॉम NCERT। सो इस साल फॉर नीट 2026 स्टूडेंट्स मैं आपको बस इतना बोलना चाहूँगी, बेटा गियर अप, लेवल अप, क्योंकि इस साल मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो ऑल द बेस्ट बच्चों। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।